अब उन बदमाशों ने यीचेन की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। उसे दर्द भी हो रहा था और युनग्युल की याद भी आ रही थी कि तुमने मुझे सेफ रखने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने वो तोड़ दिया। तभी अचानक से उसके कान में एक ब्लैंक साउंड सुनाई देता है। वहीं युनग्युल अब फ्यूचर में पहुंच गया था। वो खुश होकर फटाफट से अपने घर जाता है। अपने डैड और भाई को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हैं, तो डिनर करके ही आएंगी। तब खाना खाते हुए वो सबको बताता है कि मैंने एक सपना देखा था। मैं टाइम ट्रेवल करके 1995 में गया था और डैड से मिला। फिर डैड से कहता है कि मैंने आपको सपने में पढ़ाया, हमने साथ में बैंड भी किया, मैं परदादी से भी मिला। तो उसके डैड बोलते हैं कि फिर मेरे बारे में बताओ, तब मैं कैसा था, कूल था ना? वो कहता है आपकी वजह से मुझे वहाँ बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। आप पढ़ाई नहीं करते थे, हमेशा दादी को परेशान करते थे, और आपने क्या कहा था कि मॉम आपका पहला प्यार है, पर आप तो किसी और लड़की के पीछे पड़े थे। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मॉम ही है जो मेरे लिए बड़ी है, वही मेरा पहला प्यार थी। इतने में उसकी मॉम भी रहती है, लेकिन युनग्युल ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी मॉम यूना नहीं बल्कि सेयोंग है। उसे मास्टर की बात याद आती है कि अगर तुम अभी ही फ्यूचर में चले गए तो सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे पास्ट में आने के बाद से वहाँ सब कुछ बदल गया है। तभी उसकी आँख खुलती है और ये सब उसका बस एक सपना था। वो अभी भी 1995 में ही था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी वो कहाँ पर है। तभी उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसे शॉक लगा था। वो फटाफट से बाहर जाता है तो उसे एक फैमिली फोटो दिखती है, जो कि जिनसेंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के चेयरमैन की फैमिली फोटो थी। उसने उस बुक में उनका फेस देख लिया था, तो समझ आता है कि इसका मतलब अभी वो जिस घर में है वो उनका ही है। तब उसमें यूना की फोटो देखकर वो उसे पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने फोन बूथ के बाहर देखा था। तभी चेयरमैन का बेटा युनजू वहाँ आता है। दूसरी तरफ सेक्योंग एक रेस्टोरेंट में यीचेन का वेट कर रही थी। इस बीच यूना जब घर जा रही थी तो एक गली में उसे यीचेन दिखता है, जो कि वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। वो फटाफट से उसके पास भागती है। वो खून से लथपथ हो रखा था, ये देखकर वो डर जाती है, तो हेल्प मांगने के लिए इधर उधर भागती है। एक फ़ोन देखती है तो फटाफट से कॉल लगाने लगती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगी। तो लोगों को रोकने लगती है, उन्हें साथ चलने के लिए कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे। तभी सेगिम उसके सामने आकर रुकती है, तो यूना उसका हाथ पकड़कर उसे यीचेन के पास ले जाती है। वो उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है, लोगों से हेल्प मांगती है। आवाज़ सुनकर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर यूना को बहुत बुरा फील होता है कि अगर सेगिम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। अब यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उधर युनजू युनगुल से पूछताछ कर रहा था कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड भी नहीं है, और तो और तुमने ऑडिशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा ज़रूरी था कि मुझे आना पड़ा, तब मुझे वहाँ किसी का इन्विटेशन पड़ा हुआ मिला, तो आपके स्टाफ ने सोचा कि मैं पार्टिसिपेट के लिए आया हूँ। लेकिन वो ये कहता है कि कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं हो, या कोई ब्लैकमेलर हो जो हमें ब्लैकमेल करना चाहता हो, क्योंकि उनके इतने बड़े इवेंट में ऐसा हादसा जो हुआ था, युनगुल को हॉस्पिटल से गायब करके यहाँ पर उसने ही लाया था, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, तो इससे उनकी कंपनी की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए वो उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है कि ऑडिशन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो भी साइन करके बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर उसे यूना दिखती है। तब वो उसके नेम प्लेट पर उसका नाम देख लेता है और समझ जाता है कि ये उसकी मॉम है। उसे आवाज़ देता है, उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, पर वो उन्हें धक्का देकर अंदर घुस आता है और मॉम मॉम चिल्लाने लगता है। जब युनजू वहाँ आता है तो उसे देखकर उसे गुस्सा आता है कि इसके साथ तो सब काम हो गया है, तो ये वापस क्यों आया। लेकिन युनगुल उसके हाथ से वो साइन किया हुआ पेपर छीन कर फाड़ देता है। कहता है कि अब डील कैंसिल हो गई है, अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा और तुम मुझे निकाल भी नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सीधा ऑफिस जाकर चेयरमैन को सब कुछ बता दूंगा। तब गुस्से में युनजू से जोर का पंच मारता है, इतनी जोर से कि युनगुल नीचे ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गार्ड उसे गेस्ट रूम में ले जाता है, लेकिन वो बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता था। अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये उसकी मॉम की रियल फैमिली है और चेयरमैन ही उसके डैड हैं, यानी कि उसके नाना जी। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ने उसे झूठ क्यों कहा कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो उसकी मॉम ने बताना ही नहीं चाहती थी। वही यूना की सौतेली मॉम जिमी और उसकी बेटी युनसंग घर आते हैं, वही जो फ्यूचर में सेयोंग से मिली थी, उसकी स्कूल फ्रेंड। तब जिमी युनजू के साथ उसके अटॉर्नी को देखकर समझ आती है कि ज़रूर इसने फिर से कोई कांड किया है। पूछती है कि इस बार तुमने क्या किया। वहीं युनसंग रूम में जाते हुए यूना को देखकर जानबूझकर उसे तंग करने लगती है। उसके रास्ते में आती है और फिर उसे धक्का देकर गिरा देती है। तब उसके कोट में वही किचन देती है तो उसे ले लेती है। यूना उसे छीनने की कोशिश करती है, वापस मांगती है, लेकिन वो तो बिना दिए जाने लगती है, तो यूना उसके बाल पकड़कर उसे छीन लेती है। तब युनसंग चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युनगिल भी बाहर जाने लगता है, लेकिन अटॉर्नी से रोक लेता है कि यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते। वो कहता है भी है कि मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो कहता है कि तुमने जो कुछ सुना उसे इग्नोर कर दो, तुम ऐसा दिखाओ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बाहर वो दोनों लड़ रहे थे, तभी जिमी आती है, तो युनसंग रोने की एक्टिंग करती है और झूठ बोलती है कि इसने मेरा किचन चोरी कर लिया है, ये मुझे सेयोंग ने गिफ्ट किया था और इसने मेरे बाल भी खींचे। अब जिमी यूना से वो मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देती है, तो वो जबरदस्ती उसे छीन लेती है। यूना को गुस्सा आ रहा था तो वो चीखने लगती है, पर जिमी उसे डराती है कि अपना मुंह बंद रखो, इस तरह से मत बोलो, तुम एक इंसान हो तो इंसान की तरह आवाज़ निकालो। अंदर युनगिल भी समझ आता है कि शायद ये उसकी मॉम की आवाज़ है और बाहर जाने की कोशिश करता है, पर अटॉर्नी से रोकता है तो वो उसे धक्का देकर बाहर चला जाता है।
वहाँ जिमी यूना पर चिल्ला रही थी। उसने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, तो यूना उसके हाथ पर काट देती है। इससे तो जिमी को बहुत गुस्सा आता है और उसे जोर का थप्पड़ लगाती है। उस पर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इन नज़रों से मत देखा करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ पैर फिर से बांध कर तुम्हें सबक सिखाऊं? और फिर जैसे ही उसे दूसरा थप्पड़ मारने लगती है तो यूनगिल उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि आप ये क्या कर रही हो? यूना उसे यहाँ देखकर चौंक जाती है। तब यूनगिल उससे साइन लैंग्वेज में पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो सरप्राइज होती है कि ये साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, पर ये बात जिमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर साइन लैंग्वेज यूज़ करना मना है। उसे बहुत हैरानी होती है कि ये क्या बकवास है, यूना सुन नहीं सकती, तो अगर वो साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करती तो फिर वो बात कैसे करती है? फिर यूना से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ बता सकती हो? और उसे मॉम कहता है। अब उसे इतना कुछ तो आता नहीं था क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था, लेकिन वो मॉम पहचान जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने इसे ही बताया था। अब जिमी नहीं चाहती थी कि ये बात कुछ ज़्यादा बढ़ जाए या मतलब बाहर चली जाए, तो यूनगिल से कहती है कि मैं इसकी मॉम हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इसे कैसे समझाना है, लेकिन तुम हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो। वो कहता है कि अच्छा ये आपका समझाने का तरीका है, पर जो मैंने आज देखा वो वायलेंस है। तो जिमी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार से यहाँ से जाने के लिए कहा था। फिर सिक्योरिटी को उसे यहाँ से बाहर भेजने को बोलती है। जब वो उसे ले जाने लगते हैं तो वो कहता है कि क्या इन सब के बारे में चेयरमैन को पता है? क्या उन्हें पता है कि इस घर में क्या क्या चल रहा है? आप अपनी बेटी को किस तरह ट्रीट कर रही हो? मैंने जो यहाँ देखा है, जो सुना है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। कि तभी चेयरमैन मिस्टर यून वहाँ पहुँच जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एचएन हॉस्पिटल में था, उसका ऑडियोलॉजी का टेस्ट हो रहा था। टेस्ट होने के बाद वो माजू को बताता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। उसके एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने ना स्कूल में बताया था, ना ही उसकी दादी को बताया था। तो माजू कहता है कि बालसन तुम्हारा गार्डियन बनकर कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगा, और उसने स्कूल में भी यही कहा है कि वो तुम्हारा कजिन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और यहाँ हॉस्पिटल बिल भी माजू के डैड ने पे कर दिया था। फिर वो ये भी कहता है कि तुम्हारी दादी ने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उनसे कह दिया है कि तुम कुछ दिन तक मेरे साथ रहोगे, हम साथ में पढ़ाई करेंगे। वहाँ घर पर दादी ने यीचेन के लिए बहुत सारा हेल्दी खाना बनाया था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे। फिर बालसन से उन्हें माजू के घर तक छोड़ने के लिए बोलती है कि वो उन्हें थैंक्स करना चाहती है। यीचेन 3-4 दिन तक उनके साथ रहेगा, वहीं खाएगा, पढ़ाई करेगा, तो उन्हें जाना चाहिए। अब बालसन उन्हें वहाँ तो ले जा सकता था नहीं, तो कुछ ना कुछ बोलकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनती नहीं और खुद ही जाने लगती है। तो वो कहता है कि आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता है, मैं लेकर चलता हूँ। और फिर जानबूझकर रास्ते में गिर जाता है, जिससे कि सारा खाना बर्बाद हो जाता है। फिर वो जा ही नहीं पाती, और उधर हॉस्पिटल में यीचेन से मिलने कोई आया ही नहीं था, जबकि उन्हें पता था कि यीचेन कल डिस्चार्ज हो जाएगा। तभी उसको कुछ शक होता है। वो कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है तो उसके अंदर से उसके फ्रेंड्स निकलते हैं जो कि छुपे हुए थे। वो उससे ही मिलने आए थे। उन्हें यीचेन की चिंता थी, पर लास्ट वाली जो उनकी फाइट हुई थी उसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे थे, और उन्हें युनगिल की भी चिंता थी, इसलिए उन्होंने रास्ते भर में उसके मिसिंग पोस्टर चिपका दिए थे। फिर सब यीचेन से उसके बारे में पूछते हैं कि चोट कैसे लगी, क्या हुआ था। तो वो अपनी बनाई हुई कहानी सुनाता है कि कैसे उसने उन गुंडों को मारा, वो 10 थे और मैं अकेला। लेकिन तब एक गुंडे ने चुपके से पीछे से उस पर हमला कर दिया, इससे वो बेहोश हो गया। तब सेग्योंग ने उसकी जान बचाई। कि तभी वो वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, जिसने तुम्हारी जान बचाई वो मेरे स्कूल की ही थी, उसका नाम यूना था। वो एकदम सरप्राइज होकर बोलता है कि यूना, तुम्हारी फ्रेंड यूना ने? वो खुद सरप्राइज होती है कि मेरी फ्रेंड? यीचेन कहता है कि हाँ, तुमने उसे जो टिकट दी थी उसने वो मुझे दे दी थी, तुम दोनों इतने क्लोज नहीं हो क्या? तो वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, हम क्यों नहीं है, हम बहुत क्लोज हैं। मैं तो बस जानना चाह रही थी कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में बहुत सारी बातें होती है। किचन सरप्राइज होकर कहता है कि बातें, पर मुझे तो ये पता है कि वो सुन नहीं सकती। वो भी चौंक जाती है कि सुन नहीं सकती क्या? इतने में नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट से मिलने का टाइम ओवर हो गया है, इसलिए आप लोग चले जाओ। तब सेक्योंग को समझ आता है कि इसीलिए यूना ने मेरी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर उससे ज़्यादा वो इस बात से सरप्राइज थी कि उसकी मॉम की एक इस तरह की फ्रेंड भी थी। वो ये सब सोच रही थी कि अचानक से सामने से अपने डैड को आता हुआ देख लेती है, क्योंकि वो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। पहले तो वो फटाफट से छुप जाती है कि कहीं वो उसे देख न ले, फिर उनकी जासूसी करती है। उसे उनके लिए बुरा भी फील हो रहा था कि मैं मॉम को किसी और आदमी के साथ सेट करना चाहती हूँ। तब देखती है कि कैसे उसके डैड बाकी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे थे, जबकि अभी वो उसकी मॉम को डेट भी कर रहे थे, मतलब वो पहले से ही ऐसे थे। इससे वो गुस्से में बाहर जाकर एक पत्थर उठाती है और अपने डैड की कार में स्क्रैच करने लगती है। कहती है कि आपको फ्यूचर में एक प्यारी बेटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉम की शादी अब मैं किसी और से करवाऊंगी, और वो है यीचेन। लेकिन फिर उसे मास्टर की बात याद आती है कि तुम श्योर तो हो ना कि वो यीचेन ही है। तो फिर कंफ्यूज आती है कि कहीं वो युनगिल तो नहीं है। उधर युनगिल ने अपना बैग वगैरह एक लॉकर में रखा हुआ था, तब उसमें उसे एक कार्ड मिलता है जो कि मास्टर का था। अब उसे ये था कि जो सपना उसने देखा था फ्यूचर का, वो सच नहीं हो सकता। सेयोंग उसकी मॉम नहीं बन सकती। तो इस सच को जानने के लिए वो मास्टर से कांटेक्ट करता है, उन्हें कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती, क्योंकि ये पावर बस मास्टर में है कि वो जब चाहे उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। फिर जाते हुए रास्ते में वो सेयोंग को देखता है, जो कि फ़ोन पर किसी पर चिल्ला रही थी, और ये वही टाइम था जब सेयोंग मास्टर पर गुस्सा हो रही थी। फिर जब बाहर आती है तो सामने युनगिल को देखकर चौंक जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं युनगिल ही उसकी मॉम का पहला प्यार तो नहीं था, जबकि युनगिल ये सोच रहा था कि कहीं सेयोंग मेरी मॉम ना बन जाए। इस सोच में वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे आंटी बोल देता है। कहता है कि आंटी, तुम गिव अप कर लो,
तुम उसके साथ नहीं हो सकती। और फिर सोचने लगता है कि मैं तुम्हें और ईचेन को साथ नहीं होने दे सकता। लेकिन सेयोंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे आंटी बोल रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे बस कुछ चेक करना है, इसलिए कुछ मत बोलो। और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर आती है, क्योंकि इस बार वो उसे स्पाइसी खाने से टेस्ट करना चाहती थी। खूब सारे स्पाइसी खाना ऑर्डर करती है, लेकिन यिनगिल तो गुस्से में जाने लगता है कि तुमने मुझे इस ज़रूरी काम के लिए यहाँ बुलाया। तो वो उसे रोक लेती है और फिर से अपना क्यूट सा फेस बनाकर कहती है कि प्लीज़ एक बाइट तो खा लो। थोड़ी देर के लिए तो वो फिर से उसकी क्यूटनेस पर फिसल जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है और कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कहा था कि तुम ईचेन की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रही हो, तो क्या तुम अब उसे पसंद करती हो? वो सोचने लगती है कि अगर मैं कह दूंगी कि मैं ईचेन को पसंद करती हूँ तो ये अपसेट हो जाएगा, चला जाएगा और सारा प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए बताने से मना करती है। तो यूनियल भी खाना खाने से मना कर देता है और उठकर चला जाता है। सेयोंग भागते वक्त उसके पीछे आती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें खाना नहीं खाना ना, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि तुम रह कहाँ रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास जॉब है, रहने के लिए जगह है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास एक बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना है। सेयोंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कैसे इंसान हो, यूचेन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे यूचेन से नफरत नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। फिर जाते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसकी बातें सुनकर सेयोंग को भी गुस्सा आता है कि मॉम इस जैसे को कैसे पसंद कर सकती हैं। फिर यूचेन को देखते हैं, वो यूना को सॉरी बोलने के लिए उसके घर तक पहुंच गया था। माजू ने उसका एड्रेस ढूंढ लिया था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि वो जिनसंग फैमिली से है। तो अब पहले वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं यूना से कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि उसने कहा है कि वो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हें जाने के लिए कहा है। वो चौंक जाता है कि वो ऐसे कैसे कह सकती है, ऐसे तो हो ही सकता। कहता है कि फिर से उसे एक बार बोलो कि मैं आया हूँ। तो वो फिर से उसे जाने को बोल देती है। यूना ने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि वो उससे मिले ही ना, तो वो चला ही जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद युनगिल वहाँ आता है, यूना के पास जाता है और उससे साइन लैंग्वेज में कहता है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, चलो हम क्लास शुरू करते हैं। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि यूना के डैड चेयरमैन मिस्टर यून ने युनगिल को पर्सनली मिलने के लिए बुलाया था उस इंसिडेंट की वजह से। युनगिल उनसे कहता है कि अगर यूना आपकी अपनी बेटी है तो आपने उसे बचपन से साइन लैंग्वेज क्यों नहीं सिखाया। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि मेरी बेटी में कोई कमी है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा फील होता है। तब वो युनगिल से उसके बारे में पूछते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं 18 साल का हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, दूसरी दुनिया में रहते हैं, मेरा कोई रिलेटिव और गार्डियन भी नहीं है। उसने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि वो यहाँ से जा ना पाए, और ऐसा ही होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तो तुम यहीं पर रहना, और जो भी हुआ मेरी कंपनी के इवेंट की वजह से जो भी नुकसान हुआ मैं उसका पूरा कॉम्पनसेशन दूंगा। युनगिल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जब तक इस घर में हूँ मैं आपकी बेटी को साइन लैंग्वेज सिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी सुन नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी। वो एकदम हेल्थी थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सकते थे। उसी तरह मैं आपकी बेटी को ये दुनिया वापस देना चाहता हूँ, ताकि वो खुद को अकेला फील ना करे, ताकि वो खुद को सबसे अलग ना समझे, और मैं स्कूल में, घर में, हर तरफ उसके लिए वो माहौल बनाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर वो उसे परमिशन दे देते हैं। अब प्रेजेंट में ये सोचकर युनगिल को यूना के लिए बहुत बुरा फील होता है। उसे साइन लैंग्वेज सिखाते सिखाते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि रोने ही लग जाता है, क्योंकि वो यूना के दर्द को समझ पा रहा था कि किस तरह अब तक उसने स्ट्रगल किया होगा, खुद को कितना अकेला फील किया होगा। अब अगले दिन वो यूना के साथ स्कूल जाता है, क्योंकि उसका कोई गार्डियन नहीं था। चेयरमैन ने उसे यूना के साथ उसका असिस्टेंट बनकर स्कूल जाने की परमिशन दे दी थी। तब ओयन भी वहाँ यूना से मिलने आई थी, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, तो उसे युनगिल और उसकी मॉम के बारे में कुछ तो पता होगा। तो वो यूना और युनगिल को साथ में देख लेती है, उनसे मिलने चाहती है, लेकिन स्कूल की लड़कियां तो युनगिल को देखकर पागल ही हो रही थी, इसलिए भीड़ की वजह से वो मिल नहीं पाती। उधर ये चैन बैंड मेंबर्स को बनाने जाता है और उन्हें बैंड की टी शर्ट देता है, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें युनगिल की वांटेड वाली फोटो छपी थी। कि तभी ये चैन को सेयम का मैसेज मिलता है कि उसे युनगिल मिल गया है। ये चैन फटाफट से सबको इस बारे में बता देता है। वहाँ स्कूल में युनगिल को देखकर लड़कियां बहुत इंप्रेस हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि शायद ये अब्रॉड से आया है। तो युनसंग उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अनाथ है, कुछ दिन से हमारे घर में ही रह रहा है, पता नहीं इसने डैड को यहाँ आने के लिए कैसे मना लिया, ये यूना का ट्यूटर है, बस एक नौकरी तो है। तभी युनगिल को चेयरमैन के ऑफिस बुलाने की अनाउंसमेंट होती है, तो वो बाहर जाता है। तो बाहर सेयुंग खड़ी थी, यानी कि ओयुन। उसे स्कूल में एंटर करने के लिए सेयुंग की ड्रेस पहननी पड़ी। फिर वह युनगिल को कुछ बात करने के लिए अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे यहाँ देख ले। युनगिल से पूछती है कि तुम यूना को डेट कर रहे हो, क्योंकि उसने उन दोनों को साथ आते हुए देखा था। फिर ये भी कहती है कि तुम बिना किसी वजह से मुझसे नफरत क्यों करते हो, और मेरी वजह से तुमने ईचन को छोड़ दिया, तुम्हें ढूंढने के लिए उसने कितना कुछ किया, उसने मार खाई इतनी कि उसे हॉस्टल में एडमिट होना पड़ा। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है। तभी ग्राउंड से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उनके स्कूल में ईचन अपने बैंड मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस के लिए पहुंच गया था, और ये सब उन्होंने युनगिल को मनाने के लिए किया था, क्योंकि
उन्हें ये पता चल गया था कि वो यहीं पर है। ये देखकर सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यूनगिल और सेगिन भी आ जाते हैं। गाना गाने के बाद ये चैन यूनगिल के पास आकर उसे सॉरी बोलता है और बैंड में वापस आने के लिए कहता है कि अब मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, तुम ही हमारे बैंड के गिटारिस्ट हो। तब यूनगिल यूना को भी वहाँ देखता है। फिर ये चैन से कहता है कि ठीक है, मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सेयों को छोड़ना होगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर ये चैन और सेगिन दोनों ही चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।